नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके साथ जुड़े हैं लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल महरे से, और इस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं डिम्पल कपल जी हमारे साथ हैं। हम सीधी इनसे बात करवाएंगे। लंबा इनके स्कूल का इतिहास रहा है और एक संघर्ष की कहानी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दिया जाता है उनको सार्थक किया है मैम ने। खुद एमफिल है राजनीति विज्ञान में, और बहुत सी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। जो महिलाएं सिर्फ जॉब्स के पीछे भागती थी, इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया है, एक स्कूल जिसका जो है वो आज पूरे प्रदेश में नाम है। पिछले सालों से अगर मैं शुरू करूं, 1996 से इनका जो है वो स्कूल शुरू हुआ था, और आज की डेट में जो है वो कई बार जो है वो इनकी मेरिट्स आई हैं। मैडम से ही सुनते हैं पूरा। जो इस बार जो मेरिट आई है मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बताएंगे कितने बच्चे आपके अपीयर हुए थे मैट्रिक में और क्या परीक्षा परिणाम रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है यहाँ स्कूल कैंपस में। हमारे स्टूडेंट्स 37 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैट्रिकुलेशन का पेपर दिया, हमारा एग्ज़ाम दिया। उसमें से हमारे बच्चे जो हैं टॉप 10 में 2 लड़कियाँ आई हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है पलक, जिसने हिमाचल में 5th पोजीशन ली है ऑल ओवर हिमाचल में, और नैना सेकंड है, सेकंड टॉपर है स्कूल की, और वो हिमाचल में 8th पोजीशन पे रही है। इन दोनों ने 98% और 96% मार्क्स लिए हैं। और इसके अलावा जो हैं वो अबव 90% हमारे स्कूल के 15 बच्चे हैं जिन्होंने 630 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, 630 अबव। और 22 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 600 अबव, जो बहुत बड़ी बात है, 700 में से अबव 600 जो है वो 22 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, और सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए हैं। +2 का मैम कैसा रहा? +2 का भी हमारा रिज़ल्ट 100% है, और उसमें हमारी बेटी शाइना शर्मा जो है उसने ऑल ओवर हिमाचल में 10th पोजीशन ली। उसके भी बहुत अच्छे 96 पॉइंट समथिंग % है, और बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे % लेकर पास हुए हैं। 90 अबव भी इसमें हमारे अबाउट 10 स्टूडेंट्स हैं। मैम, आपने देखा होगा जब आपने संघर्ष किया, पढ़ाई की, उस दौरान पेरेंट्स में भी रहता है कि बेटी जो है वो जॉब करे, शादी हो जाए, और उसके बाद जो है वो अपना सरकारी नौकरी करे। आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मैं जॉब में नहीं जाऊंगी, मैं अपना एक स्कूल चलाऊंगी। छोटा सा स्कूल आपने शुरू किया, आज पूरे प्रदेश में उसका नाम है। तो किस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं या क्या लगता है आपको? आप कुछ कहना चाहेंगे? परिवार का किस तरह से सहयोग मिलता है और समाज का किस तरह से आपको सहयोग मिला? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं कभी सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। मैंने भी मुझे भी हमीरपुर कॉलेज में लेक्चर की जॉब मिल गई थी, पर उस टाइम कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि यहाँ से हमीरपुर जाने को 1 वे था, टाइम बहुत लगता था, और उस समय इतना भी नहीं था कि बड़सर मैरे में भी कभी कॉलेज खुलेगा। तो हमने एक छोटी सी संस्था बनाई, उसमें हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले अप टू 5th मैंने स्कूल खोला, तो जिसमें एक समाज सेवा की तरह अपना टाइम पास करने के लिए साथ में मैं कमीशन की तैयारी भी करती रही। उसमें भी मैंने 3-4 बार इंटरव्यू तक गई। तो फिर स्कूल चलाने लगे तो अच्छा लगने लगा बच्चों को पढ़ाना। फिर बच्चों ने जब रिज़ल्ट दिए, एप्रिसिएशंस मिली लोकल एरिया से, फिर हमने उसी साइड ध्यान देना शुरू कर दी। और परिवार का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि अगर परिवार सहयोग ना करे तो दिक्कत हो जाती है। हमारा काम तो पढ़ाना है, बाकी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है और है, वो हमारे परिवार के सहयोग से ही हुआ है। मैम, जो बच्चों का रहता है मेरिट में स्थान लाना, एक बार पॉसिबल हो जाता है, लेकिन बार बार उसको मेंटेन रखना। आप शुरू से मैं देख रहा हूँ, लगभग मैं अगर बात करूँगा 20वीं शताब्दी की, 94 में मैं बड़सर में आया था। 96 से आपके स्कूल को मैंने एक एम्पायर के तौर पर बड़ा होते हुए देखा है, और आपका जिस प्रकार से संघर्ष रहा है उसमें, तो ये जो परमानेंट मेरिट लाना जो है एक कठिन काम होता है। लेकिन मुझे, अगर मैं पिछला इतिहास भी देखूं, तो कई बार आपके स्कूल की मेरिट जो है वो आई है। इसके पीछे का राज क्या है? सर,
इसके पीछे का राज ये है कि एक हमारी जो रोल मॉडल होते हैं सीनियर्स, जी जब सीनियर बच्चा एक मेरिट लेता है तो जूनियर्स में ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा ज़ील होती है कि मैंने भी उसको फॉलो करना है। जब स्कूल के बच्चे वहीं पर पढ़ते हैं, उसी क्लास में पढ़ते हैं, वही टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर हम उनको मोटिवेट करते हो कि देखो वो बच्चा आप ही के स्कूल में पढ़ा, आप ही के तरह इन्हीं बेंचेस पे बैठा और उसने मेरिट ली, तो आप क्यों नहीं। और टीचर्स को भी लगता है जब हम एफ़र्ट्स करते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, तो उसके साथ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और साथ में एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत। मेन जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है। अगर आप स्टडी का एटमॉस्फेयर देंगे बच्चे को तो अच्छा बच्चा नेचुरली ग्रो करता है। अगर आप स्टडी का माहौल देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे अपने सीनियर से सीखेंगे और सीनियर को एक रोल मॉडल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरिट्स आएंगे। मैम, अच्छा, पेरेंट्स भी साथ देते हैं। जो हम पेरेंट्स को टिप्स देते हैं, जो हम बच्चों को टिप्स देते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं। इस एरिया के बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरिट में बच्चा आ जाता है। ये उसका एक डिटर्मिनेशन होता है। और जब देखते हैं बच्चे, बोर्ड देखते हैं, हमारे स्कूल में बोर्ड्स लगे हैं, जगह जगह हमने बच्चों को, जो सीनियर्स हैं इनके बोर्ड लगाए हैं, उस पर मेरिट होल्डर का नाम लिखा है, फ़ोटो लगी है, तो बच्चा देखता है कि ये हमारे सीनियर्स हैं। और उनके सामने जैसे ये 2 बच्चे मेरिट में आए हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये बच्चे देखो यहीं पर पढ़ रहे हैं आपके सामने और डिसिप्लिन्ड है। तो उनको देखकर ऑटोमेटिकली बच्चों में, पेरेंट्स में भी फ़ील आते कि हम भी कर सकते हैं। तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और इसमें मैं सोचती हूँ कि स्टाफ को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी इसका क्रेडिट जाता है। और सबसे बड़ा क्रेडिट होता है एटमॉस्फेयर। मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, बहुत से स्कूल मैंने देखे हैं, स्कूलों का जो है वो एक तरह से व्यापारीकरण हो चुका है। जूते से लेकर जो है हर सामान जो है वो स्कूलों में बेचे जाते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन आपके स्कूल में जो है वो इस प्रकार की, मैं शुरू से देख रहा हूँ कि कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। बच्चे खुले में जाते हैं, बाज़ार में किताबें खरीदते हैं, यहाँ आते हैं, और कई बच्चों को तो आप अपने स्कूल से भी, गरीब बच्चों को भी जो है वो आप हेल्प करते हैं। तो और औरों को देखकर मन नहीं करता कि हम भी जो है वो उस जैसे बहुत से स्कूल हैं, हम तो शिक्षा विभाग से भी मांग करते हैं कि ये जो स्कूलों का व्यापारीकरण हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और आपने एक मिसाल पेश की है कि आपके बच्चे जो है वो ओपनली बाज़ार में जाकर जो है वो अपना, चाहे कॉपी है, चाहे पेंसिल है, चाहे दूसरा सामान खरीदते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? नहीं सर, ये चीज़ जो है ये सेकेंडरी है। जी। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे पहुंचाना। और अगर हम ये चीज़ें स्कूल में लाएंगे तो नेचुरली ये हमारी सेकेंडरी हो जाएगी, जो पढ़ाई वो सेकेंडरी हो जाएगी। जी। हम इस चीज़ में उलझ कर रह जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ये सोचा है कि हमने ये चीज़ स्कूल में नहीं करनी है। कई आते हैं हमारे पास कि मैम, कई आपको पता ही है कि स्कूल में यूनिफॉर्म के लिए ऑफ़र करते हैं, बुक्स के लिए, पर हमने कभी किया नहीं, ना ऐसा सोचा, हमारे मन में ऐसा विचार ही नहीं आया। अगर हम बात करें मैम, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आए हैं हिमाचल प्रदेश में, एक नया सिनेरियो पैदा हुआ है। पहले हमारा ज़माना था, उस समय जो है वो इतने अंक नहीं आते थे, लेकिन अब बच्चों में 100 में से 100 लेकर भी होड़ रहती है। और पेरेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके जो बच्चे हैं मेरे जैसे, जो जिनको आप मिडॉकर कह सकते हैं, या हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हम लास्ट बेंचर होते थे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा जिनके कम भी नंबर आते हैं? नहीं सर, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। इसमें यह है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है। मार्क्स तो मैटर करते भी बहुत हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि मार्क्स मैटर नहीं करते। किसी जगह पर बच्चा जब चला जाता है, एक सीट के पीछे 5 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें मार्क्स ही काउंट होते हैं। जब एक सीट होती है और वहाँ पर 5-6 बच्चे होते हैं तो वो मार्क्स काउंट होते हैं। मगर फिर भी मार्क्स आजकल जो आ रहे हैं तो वो पैटर्न का भी थोड़ा फ़र्क है। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न आ गया है, टू द पॉइंट चेकिंग हो रही है। पहले हमारे टाइम था सब्जेक्टिव पैटर्न था। मेरी भी हिमाचल में 9th पोजीशन थी, उस समय मेरी 84% मार्क्स थे। तो वो आपके बाद आपके बेटे की भी बोर्ड में जो है वो पोजीशन रही थी? उसकी भी पोजीशन थी, पर उस टाइम जो था वो सब्जेक्टिव था। अब 84 वाला बच्चा तो क्लास में मेरे ख्याल से 25th पोजीशन पे या 20th पोजीशन पर है। जी। पर उस समय पेपर पैटर्न भी डिफरेंट थे और स्टडी का लेवल भी थोड़ा और था।
ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था, सब्जेक्टिव था, तो ये भी थोड़ा मैटर करता है मार्क्स के लेवल पे। लाइफ में मैम अगर हम बात करें थोड़ा सा सिंपल में, आपका पढ़ाई के साथ साथ क्या हॉबीज़ क्या रही हैं? जैसे होता है शुरू से ही मेरा खुद का जो इंटरेस्ट था, मैं खुद से जो है वो मैं एक राइटर रहते हैं, चाहे कॉलेज में हमारी मैगज़ीन छपती है उसके लिए मैंने काम किया, चाहे जिसमें पीजी क्लासेस में जो हमारी मैगज़ीन छपती थी उसके लिए काम किया। लिखना मुझे अच्छा लगता था। तो आपकी क्या हॉबी रही है? सर, कई लोगों को पढ़ना, कई लोगों को गाना, तो आपका क्या है आर्ट हॉबी? स्टूडेंट शुरू से टॉपर रहे हैं, जी जी पर उसमें ये था कि मेरी हॉबी जो थी वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी थी, जी। रीडिंग भी थी, जी जी और साथ में जो उस समय ट्रेडिशन था कि हम सिलाई कढ़ाई बुनाई वो सब करते थे, जी जी तो वो एक हॉबी थी। अब आजकल तो बच्चे कुछ नहीं करते, पर उस समय के हिसाब से जो भी ट्रेडिशन था वो हम सब करते थे। हॉबी में सभी आता था, रीडिंग, बुक्स रीड करना, मैगजीन्स रीड करना, और कई तरह की जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में जी, पार्टिसिपेट करना, यूनिवर्सिटी के में जो भी पार्टिसिपेशन होता है उसमें हम सब करते थे। मैं मेरा एक छोटा सा प्रश्न रहेगा। जैसे लड़की है, लड़की की मैरिज होती है, मैरिज के बाद उसके अपने सपने होते हैं, लेकिन जब परिवार में वो जाती है, बच्चे हैं, परिवार है, पति है, परिवार के रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार, फैमिली के, और एक तरह से जो है वो एक नए माहौल में जाती है बेटी। मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार एक फलदार पौधा होता है ना मैम, उसको एक जगह से जो है वो निकाल कर जब दूसरी जगह लगाया जाए और उसके फल वो लगातार लगते रहे, उसी तरह से जो है वो रहता है। और बहुत सी लड़कियां मैंने देखी, आपने जिस प्रकार एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन में गई, लेकिन जो परिवारों में जो है वो कई बार हम देखते हैं लड़की की शादी होती है, शादी के बाद जो है वो अल्टीमेटली जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो आप भी एक बहू भी रही हैं, और आज की डेट में जो है वो आपका जो है वो एक नाम लिया जाता है। अगर मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो आप एक रोल मॉडल रही हैं बहुत सी महिलाओं के लिए भी, जो एजुकेशन में भी जाना चाहती हैं, या आपको देखकर जो है वो हमारी जब बात होती है तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी हैं जो कहती हैं कि हमने जो है वो मैम का देखा, उन्होंने स्कूल शुरू किया तो हमने भी शुरू कर दिया और संघर्ष किया। तो एज ए रोल मॉडल आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी और महिलाओं को भी? ये जो मैंने लड़कियों की बात की है, जब शादी होती है तो उसके बारे में शादी थोड़ा के सा बाद- शॉर्ट में। हाँ, शादी के बाद तो मुझे सबका सपोर्ट मिला, और मैं यही कहूँगी कि जो आप करते हैं वो आप करिए, अच्छे से करिए, मेहनत करिए, तो मेहनत का फल हमेशा मिलता है। स्ट्रगल तो लाइफ में सबको करना पड़ता है, पर हमें सबका साथ मिला, फैमिली का, मेरे पेरेंट्स की फैमिली का बहुत मेरे को सहयोग मिला। पेरेंट्स ने मुझे मतलब जो एजुकेशन है वो डीएवी कांगड़ा से मैंने की है हॉस्टल में, उसके बाद भी मैं हॉस्टल में रही, शिमला हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में रेगुलर की मैंने, पीएचडी भी मैंने 3 साल की है। फिर वो किसी कारणवश में स्कूल खोल लिया तो थोड़ा सा गैप पड़ गया, अदरवाइज़ हमारे पेरेंट्स ने भी सहयोग दिया और इन लॉज ने भी सहयोग दिया। तो उससे मैं कहती हूँ कि सभी को अपनी जो भी आपकी बहू हैं या बेटियां हैं, उनको जो वो करना चाहती हैं उन्हें खुला माहौल। खुला माहौल देना चाहिए, और उन्हें भी अपने जो करते हैं बच्चे वो भी संघर्ष करें, ये नहीं गिव अप नहीं करना है। बीच में कई बार आपको भी पता है, बीच में कई बार हमें लगता था कि हमने स्कूल खोल लिया, हमने यहाँ होना था वहाँ होना था, पर जब मेहनत करेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। और अब जैसे आप भी बात कर रहे थे और भी कई बात करते हैं कि अब सीबीएसई का ट्रेंड है तो आपने सीबीएसई क्यों नहीं लिया, तो सर मैं कहना चाहूँगी कि अभी हमारा स्टेट बोर्ड में बहुत फ़ायदे हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, तो हम उसको लेना चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पीयू में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, हर जगह वो अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस दिन कोई स्टूडेंट्स मुझे ये आकर कहेंगे कि मैम कि हमें स्टेट बोर्ड की वजह से आगे बहुत मुश्किल हुई, अभी तक तो हमारे जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ से गए हैं वो सभी खुश हैं कि मैम आप मतलब स्कूल से हमने सीखा। जिस दिन मुझे लगेगा कि आगे हमारे बोर्ड से आगे बच्चों को दिक्कत हो रही है, उस दिन मैं, हमारे पास सब कुछ है, हम भी सीबीएसई चेंज कर देंगे, पर अभी तक मुझे लगता है कि यहाँ पर
मुझे स्टेट बोर्ड में बहुत बच्चों के लिए फ़ायदे लग रहे हैं। कोई बच्चे आपके सामने लैपटॉप्स ले रहे हैं, कोई बच्चे स्कॉलरशिप्स हमारी बरौली कॉलेज में या बाहर यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां 80% एनुअल लेकर पढ़ाई कर रही हैं, उनको बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने स्टेट बोर्ड से किया है। तो जिस दिन हमें लगेगा कि हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है या हमारे बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिलेबस सारा सेम है, पढ़ाई सारी सेम है, ये है कि हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो टू द पॉइंट नहीं पढ़ाते, हम थॉरो पढ़ाते हैं। तो इसलिए आपने जैसे बात की थी, तो हम उस टाइम हम CBSE कर लेंगे। अदरवाइज़ अभी हमें लगता है स्टेट बोर्ड इज़ वेरी गुड और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे जाकर भी इतने बच्चे हमारे बाहर निकले, वो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमने बात करवाई है, लंबा इंटरव्यू रहा है, ये लगभग 16 मिनट का इंटरव्यू हुआ है और मैम ने दिल खोलकर अपनी बातें रखी हैं, जो संघर्ष किया है, इसके लिए हम इन्हें अपना कीमती टाइम देने के लिए भी बधाई देना चाहेंगे। और मेरा निवेदन भी रहेगा, जब आप बच्चे की एजुकेशन के बारे में जो है वो सोचते हैं, आप ज़रूर एक बार इस स्कूल में आइए, इनका माहौल देखिए बच्चे को, क्योंकि सबसे बड़ा जो एफडीज पेरेंट्स के लिए रहती हैं वो बच्चों की एजुकेशन ही है। आपके बच्चे की अगर एजुकेशन सही नहीं होगी, आप जितना मर्जी उसके लिए रख दीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मैम जो बच्चों को नॉरिश करती हैं यहाँ पर, वो अपने बच्चों की तरह, मेरे खुद 3 बच्चे हैं, बेटी है MSc कर रही है, बेटे हैं +2 से पास आउट हुए हैं, वो खुद इस स्कूल में पढ़े हैं और हमें कभी दिक्कत नहीं आई। मैं राजनीति शास्त्र की बात कर रहा था, लेकिन मैम की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। जो जिन बच्चों ने इनके पास इंग्लिश, अब नहीं मुझे पता मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने इनके पास इंग्लिश पढ़ी हुई है वो लाइफ में जो है वो स्कॉलर निकले हैं और बहुत ही कमांड रहती थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में कर रखी थी, लेकिन मैम का जो तरीका था टेंस या दूसरा ग्रामर करवाने का, बहुत ही शानदार था और सभी क्लासेस को ये करवाते थे। अब तो वक्त बदला है, बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं और जितने भी लाइव सेशन में हमारे साथ 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, अब भी जो है 63 देख रहे हैं, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और उनसे निवेदन भी करूँगा कि अगर आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट कहीं भी जो है वो बच्चे अगर स्कूल भेजने हैं, तो शुरू से नर्सरी से लेकर जो है वो इनका +2 तक का स्कूल है और शानदार इनके परीक्षा परिणाम रहे हैं। आप जरूर एक बार विजिट करें, इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।